फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल 1782 से 1852 का टाइम पीरियड था इनका। फ्रेडरिक फ्रोबेल, जिनके बारे में एजुकेशन ऑफ मैन उन्होंने एक बुक लिखी थी, नेचुरलिस्टिक अप्रोच के एक व्यक्ति थे और किंडरगार्टन व्यवस्थाएं की इन्होंने शुरुआत की थी। हमें ये तीनों सेक्शन में काम करना है, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेडरिक फ्रोबेल जो कि एक जर्मन एजुकेटर थे, लेकिन यहां पे याद रखना होगा राइडर ये है कि ये ये स्विस बॉर्न थे, यानी कि इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था और इन्होंने जो मुख्य रूप से काम किया वो जर्मनी में किया। यहां पे जर्मनी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसकी भी बात करेंगे, प्रशा की। तो ये एक जर्मन एजुकेटर थे हु वाज फाउंडर ऑफ द किंडरगार्टन, वन ऑफ द 19th सेंचुरीज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजुकेशनल रिफॉर्मर। किंडरगार्टन व्यवस्था की इन्होंने शुरुआत की और ये 19वीं शताब्दी के बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर में से एक थे। एक जर्मन शिक्षक जो बालवाड़ी संस्थापक थे और 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े प्रभावशाली शिक्षा सुधारकों में से एक थे। आपको जो बात याद रखनी है वो है ये। साथ ही आपको याद रखना है कि ये एक नेचुरलिस्ट थे जो कि फ्रीडम में विश्वास रखते थे बच्चों की, जिन्होंने कि बेसिकली इस बारे में बात की कि पढ़ाने के लिए जो सबसे बढ़िया बच्चों के लिए मेथड है दैट इज कॉल्ड प्लेवे मेथड। और इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ नर्सरी स्कूल के रूप में आप याद रख सकते हैं, जो आज की डेट में चल रहे हैं। उनके फादर थे, यानी कि उनके जनक थे, उनकी शुरुआत इन्होंने की थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। In 1826, the book Education of Man was written in 1826 by Frederick Froebel, become very popular. ध्यान रखिएगा, बहुत कोई आसान किताब नहीं थी पढ़ने के लिए ये बुक, क्योंकि इस बुक में फ्रेडरिक फ्रोबेल की बहुत ही पेक्यूलियर सी, बहुत ही डिफरेंट सी एक फिलॉसफी दी हुई है और इसे पढ़ने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कॉन्टेक्स्ट की, क्योंकि जो उनकी फिलॉसफी है जब तक आप उसे संदर्भ से नहीं जोड़ेंगे तब तक इसे समझ पाना बड़ा मुश्किल है। In it, he writes, the true sense of education is to think that children's mind are alive. बच्चों का दिमाग, यानी कि बात करते थे एजुकेशन ऑफ माइंड की, तो बच्चों का जो दिमाग होता है वो जिंदा है, शरीर के सभी अंग एकता में काम करें। और बात किस चीज की करते थे? इस माइंड के थ्रू यूनिटी को अचीव करने की। याद रहे, हम बात कर रहे हैं यूनिटी को अचीव करने की, यानी एकाग्रता, एकीकृत कर देना। तो ये जो एकीकरण की शिक्षा थी, इसकी बात करते थे फ्रेडरिक फ्रोबेल। द एजुकेशन ऑफ मैन नाम की पुस्तक लिखी थी 1826 में, जो कि इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी को जाहिर करती है हमारे समक्ष। जी, however, he was not a very straightforward thinker. ये कोई बहुत सीधे सोचे जा सकने वाले थिंकर नहीं है, यानी कि ये थोड़ा सा कान को घुमा करके पकड़ देते। तो हिज राइटिंग इज ऑफन हार्ड टू अंडरस्टैंड अनलेस द रीडर्स इंटरप्रेट इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जर्मन रोमांटिसिज्म, आइडियलिस्ट फिलॉसफी एंड फिलॉसफी ऑफ नेचर। यहां पे तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा आपको कि अगर हम बात कर रहे हैं फ्रोबेल की, तो फ्रोबेल की बात करते समय हमें उनके कॉन्टेक्स्ट को विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि जब तक हम इसे आइडियलिज्म, रोमांटिसिज्म और नेचुरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझेंगे, तब तक शायद हम इस थॉट को समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर सिर्फ हमें इस थॉट को समझना है तो हमें क्या करना होगा?
हमें इसको संदर्भ में जोड़ करके समझना होगा। किन संदर्भों में? आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद, और रोमांटिसिज्म, जर्मनी में रोमांटिसिज्म का विचार आया था, उस रोमांटिसिज्म से। बहुत महत्वपूर्ण थिंकर हैं रोमांटिसिज्म को एक्सप्लेन करने वाले, बिकॉज ये स्टूडेंट थे पेस्टोलॉजी के। एजुकेशन में रोमांटिसिज्म को जोड़ने वाले व्यक्ति सबसे पहले थे, याद रखिएगा, पेस्टोलॉजी। बाद में इन्होंने भी इसी को फॉलो किया कि रोमांटिसिज्म जरूर है। व्हाट इज रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म होता क्या है? व्हाट इज टू बी रोमांटिक? तो देख लेते हैं। देखिए, एक होती है, जैसे ही पुनर्जागरण का काल आया, पुनर्जागरण का काल आया। क्या हो रहा है भाई? Why are you doing this? जैसे ही पुनर्जागरण का काल आया, तो पुनर्जागरण के काल के बाद, यानी कि अगर पेक्युलरली डेट की बात करें तो 1453 ये वो डेट है जब तुर्की ने कस्तुनिया पर आक्रमण किया था। टर्की अटैक्ड ऑन कॉन्स्टेंटिनोपल, और यहीं से माना जाता है कि पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। अब खैर, हमें हिस्ट्री के उस सेक्शन में नहीं जाना है। इस समय पे साइंस हर चीज को साइंस के यानी कि विज्ञान के नजरिए से देखा जाने लगा। अब विज्ञान का नजरिया था तो अच्छा, पर विज्ञान के नजरिए में तर्क था, और तर्क किस चीज पे निर्भर करता है? जो बाहरी दुनिया है, लेकिन बच्चे के आंतरिक मन की जो दुनिया है उस पे लागू नहीं होता। तो जहां पे तर्क ना चले वो रूमानीवाद होता है। यानी एक बच्चे के लिए मां का प्यार, यानी कि आपका अपने देश के प्रति जो राष्ट्रभक्ति है, ये जो आपकी आंतरिक भावनाएं हैं जिनको आप साइंस की दृष्टि से तर्कपूर्ण तरीके से बता नहीं सकते, वो है आपकी रोमानियत, रोमांटिसिज्म। इसमें किसी के लिए भी प्यार, किसी के लिए भी अनएक्सप्लेनेबल, जिसका कोई रीजन ना हो आपके पास, लेकिन फिर भी आप वो महसूस कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि अगर आपके पास तर्क नहीं भी हो, लेकिन आपको लगता है कि बच्चे को आपकी जरूरत है इन दिस फॉर्म, तो आप उसको फॉलो करें, अपने हार्ट को। तो फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर माइंड, एंड दैट इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म। तो हालांकि वह बहुत सीधा विचारक नहीं थे जब तक पाठक इसे जर्मन स्वच्छंदतावाद, यहां पे रोमानीवाद ज्यादा बेहतर शब्द होगा, आदर्शवादी दर्शन और प्रकृति के दर्शन के संदर्भ में व्याख्यायित नहीं करते, तब तक उसका लेख अक्सर समझना कठिन होता है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बात की कि एक जर्मन पैरागॉज थे। जर्मन पैरागॉज क्योंकि 1870 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पूरा होता है, और यह किया गया था बिस्मार्क द्वारा। और बिस्मार्क थे विल्हेम फोर्थ के अंडर में एक चांसलर ऑफ प्रशा। यहां पे ये चीजें आपको बता रहा हूं इसलिए क्योंकि ये इस कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई है। अक्सर आप देखेंगे एक जगह का नाम दिया जाता है ब्लैकेनबर्ग। ब्लैकेनबर्ग वो जगह थी जहां पे सबसे पहला किंडरगार्टन स्कूल चालू किया था फ्रोबेल ने, लेकिन ये जगह थी प्रशा में। अब प्रशा के चांसलर के रूप में जर्मनी को एकीकृत करके और प्रशा को इसी जर्मनी के अंदर मिला दिया था बिस्मार्क ने। तो प्रशा को जर्मनी के अंदर मिला दिया था। तो 1870 के बाद, बल्कि उससे काफी पहले ही, प्रशा का अपना जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो टाइम था फ्रोबेल का, ये 1837 में स्टैब्लिश किया गया, बुक 1826 में लिखी गई। इस दौरान वो उनका जो कार्य क्षेत्र था वो मुख्य रूप से प्रशा का क्षेत्र रहा। इसलिए कई बार जर्मनी लिखा होगा, कई बार स्विट्जरलैंड लिखा होगा, यानी स्विस बॉर्न थे क्योंकि, और कई बार प्रशा भी लिखा होगा। तो हालांकि इन्हें एक जर्मन पैडागॉज के रूप में याद रखा जाता है क्योंकि इन जर्मनी की जो फिलॉसफी है, जर्मनी की जो थॉट प्रोसेस है, उसका इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये एक स्टूडेंट थे पेस्टोलॉजी के, who laid the foundation for modern education based on the recognition that children have unique need and capability। यानी कि हम बात कर रहे हैं जिससे कि बेस बना इंडिविजुअल
डिफरेंसेस का अगर हम बात करें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कौन बात करता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करता है पैसलॉजी। हर बच्चा यूनिक है, यानी हर किसी की जरूरतें अलग हैं, इसीलिए तो सेम किताबें हर किसी की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए बुक्स आर नॉट द रियल टीचर। देन नेचर ने उसको यूनिक बनाया है, तो नेचर को ही उसको फीड करने दो, और इस तरीके से वो हेरिडिटरी और नेचर का एक मिला जुला प्रतिरूप है। जो विचार